नमस्कार। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित हो रहे 8th IISF इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल में आपका स्वागत है। मैं सुप्रिया पांडे आपको रूबरू कराना चाहूंगी इंडियन फिजिसिस्ट और जेनेवा में स्थित यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर अर्चना शर्मा जी से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। धन्यवाद। आप सन में एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक हैं जो 2012 में हिग्स बोसोन कण की खोज में शामिल थी। आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और गैसेस डिटेक्टर्स के काम के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। आपको हाल ही में आयोजित प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 में महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया। मैम, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के क्षेत्र से होते हुए आप जेनेवा की ला तक पहुंची, तो आपका सफर के बारे में हमें कुछ बताइए। छोटे से शहर में जैसे बच्चे पढ़ते हैं मिडिल क्लास फैमिली से, उसी तरह से मैंने भी पढ़ाई करी। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया पढ़ने के लिए, क्योंकि एक तरह से साइंस इज द ओनली रिडीमर, कि क्या आप पढ़ पाएं, आप आगे बढ़ पाएं जिंदगी में। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो पढ़ाई ही सबसे इम्पोर्टेंट होती है। तो बस स्कूल गई तो बहुत अच्छे टीचर्स थे मेरे, फिजिक्स की पर्टिकुलरली बहुत अच्छी टीचर थी हमारी, और उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे। तो फिजिक्स ले ली। फिजिक्स लेने के बाद फिर मैं आगे बढ़ी, जब तो वाराणसी गई, वहाँ से BHU से मैंने BSc MSc किया, जो भी बहुत अच्छा सफ़र रहा, क्योंकि वहाँ मेरी टीचर्स बहुत बहुत अच्छी थी। और महिला टीचर्स थी वहाँ, मेरे 2 महिला टीचर्स थी जिन्होंने, मतलब आप जब देखते हैं अपने आंखों के आगे तब आप समझ सकते हैं कि हाँ, हम भी ऐसा कर सकते हैं। उसके पहले जब तक आप देख नहीं पाते आप उसके बारे में सोच नहीं पाते हैं। तो वो एस्पिरेशनल हुआ मेरे लिए कि मेरे पास 2 ऐसी टीचर्स थी वहाँ पर जिन्होंने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया। फिर PhD करते वक्त मुझे मौके मिले कई, जिसमें कि मैंने अपना काम को प्रेजेंट किया, और उसके बेसिस पर मुझे एक इंटर्नशिप मिली CERN में जाने के लिए कुछ टाइम के लिए। वहाँ से मेरा जीवन वहाँ पर CERN में शुरू हुआ। इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि विज्ञान जगत में आप महिलाओं की सहभागिता का क्या स्तर आपको नजर? ऐसा है कि महिलाओं के लिए तो संघर्ष है, ये सब हम समझते हैं, क्योंकि अगर मैं अपने समय की बात करूं तब तो बहुत ही एक अजीब सी बात थी कि एक लड़की एक फिजिक्स पढ़ रही है। हम 2 लड़कियां थी क्लास में और 25 लड़के थे क्लास में। तो आप सोचिए कि एक प्रेशर इतना होता है कि एक आपने अगर परफॉर्म नहीं किया, आपके अगर नंबर भी कम आ गए, तो अब मतलब कितनी खिल्ली उड़ेगी, आप ये सोचिए। और लड़के तो कम नहीं होते खिल्ली उड़ाने में। उसके बाद फिर आप आज के युग में अगर आए हम, तो हम लोग आगे बढ़े हैं। एटलीस्ट जागरूकता हुई है कि जो विमेन है वो भी एक्सेलेंट काम कर सकती हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन जब होगी सोसाइटी में कि हाँ, महिला भी काम कर सकती हैं, तो तभी महिला को एक मौका मिलेगा और एक माहौल मिलेगा कि जिसमें कि वो आगे बढ़ पाएगी और वो पनप पाएगी। नहीं तो कांटों के बीच में से ही चलना पड़ता है, और आपको एक तरह से अपनी कोहनी दोनों तरफ से ऐसे करते करते आप सरकते सरकते आगे बढ़ते हैं। लेकिन वही है कि यदि आपने सोच रखा है कि मुझे आगे बढ़ना ही है, तो संघर्ष आपका एक पार्ट बन जाता है जीवन का। जैसे कि मैम आपने स्कूल डेज की बात की, युवाओं की बात की, तो आज के समय में आपके अनुसार ऐसा कौन सा टेम्परामेंट है, ऐसा कौन सा इन्वायरमेंट है जो यंग साइंटिस्ट को या यूथ को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए? मैं सोचती हूँ कि यूथ को एस्पिरेशंस होना चाहिए कि कहीं हम एक डिफरेंस कर पाए अपने ज़िंदगी में, कि कहीं हम किसी दूसरे के ज़िंदगी में डिफरेंस करें। अपनी ज़िंदगी को यूज़ करके हम अपने परिवार की, समाज की, देश की, कहीं ना कहीं हम कुछ एक छाप छोड़ कर जाएं। और वो छाप किसी भी तरह से हो सकती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से हो, चाहे वो विज्ञान में एक और नॉलेज को जोड़ने की हो, क्योंकि हम सब दूसरों के कंधों पे खड़े हैं ना। हम जब अगर साइंस की बात करें तो हम हमारे पहले जितने साइंटिस्ट आए हैं, हम उनके कंधों पे खड़े होकर हम बात करते हैं। तो जो युवा है आज का, मैं ये सोचती हूँ एक तो बहुत जागरूकता होने की ज़रूरत है कि बिना साइंस के, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना इनोवेशन के, बिना इंडस्ट्री के पार्टिसिपेशन के हम अपने समाज में एक बड़ा चेंज नहीं कर सकते हैं। और युवाओं में इतनी पोटेंशियल है कि जस्ट एक थोड़ा सा डायरेक्शन देने वाली बात है, कि जहाँ से थोड़ा सा नज मिल गया सही डायरेक्शन में,
मैं तो अपने आप को ही देखती हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही एक नॉर्मल एवरेज मिडिल क्लास गर्ल समझती हूँ। और अगर ऐसा नहीं सोचती हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया है, मैंने सिर्फ मेहनत करी है। और मेहनत करने से ही अगर आप साल दर साल करते जाएं तो वो एक मौका ऐसा आता है कि जब वो, जैसे आइंस्टाइन्स लॉ होता है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट आने लगता है। तो बस वही मैं सोचती हूँ कि युवा अगर पहले से ही समझ लें तो वो अपना बॉडी ऑफ वर्क बना के पहले ही अपने जीवन में एक फाउंडेशन बना लें जिसके ऊपर वो खड़े हो सकें। कि आप कई वर्षों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही हैं, तो उसके परिप्रेक्ष्य में भारत में किन तकनीकों, साधनों या संसाधनों की आवश्यकता आपको दिखाई देती है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है अनुसंधान के लिए, और भारत बहुत आगे बढ़ा है बहुत सारे फील्ड्स में। इसरो को देखिए आप, और डिजिटाइजेशन को देखिए आप। हमारी इकोनॉमी में जितने डिजिटल पेमेंट्स होते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते हैं, आपको पता है इस बात के बारे में। और वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हमारे जो यंग लोग हैं, जो हमारे युवा पीढ़ी है, उनमें इतना जुनून है कुछ ना कुछ ऐसा करने का, फटाफट कि हमारे जो ये एंटरप्रेन्योर्स हैं कैसे कैसे वो यूनिकॉर्न्स बना रहे हैं। तो उसी तरह से साइंस में जब इनपुट आएगा, अभी हम परिपक्व हुए हैं, अभी हमने उड़ान नहीं भरी है, तो बस वो उड़ान का अब इंतजार। विज्ञान के क्षेत्र में जैसे निरंतर खोज होती रहती हैं, तो जब कोविड-19 का दौर आया तो उससे रिसर्च डेवलपमेंट या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस पे क्या प्रभाव? मेरे ख्याल से तो हम सबके जीवन में कोविड का एक भयानक प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सारी दुनिया एक तरह से बिल्कुल रुक गई। कई महीनों तक तो एकदम ही रुक गई थी कि हम लोग घर में बंद हो गए कि अब क्या करेंगे, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह है कि एक विधि का विधान है कि जब कोई ऐसी आपदा आती है तो उसका एक सोल्यूशन भी होता है साथ में। तो फॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में जिस तरह से वैक्सीन के ऊपर काम हुआ और जिस तरह से वैक्सीन ड्राइव्स बनी, कोविड मैनेजमेंट हुआ, सारे कोविड सर्टिफिकेट्स बने, मैं कहती हूँ कि ये तो दुनिया के लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से हमने अपनी साइंस को, जो बहुत ही सीमित है, अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखा जाए तो उसके बारे में बात नहीं होती है, लेकिन हमने अपने लिमिटेड मीन्स में बहुत अमेजिंग काम कर दिखाया, क्योंकि हमारी साइंस उसमें बहुत पोटेंशियल है। जो चीज़ लोग सालों में करते हैं हमने महीनों में कर दिया। इसका मतलब क्या है कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन अब हमें कोविड के लिए वेट नहीं करना चाहिए, हमको आगे बढ़ते ही जाना चाहिए। विज्ञान में महारत हासिल करने के बाद भी आप लेखन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया, तो आप अपनी नई पुस्तक के बारे में हमें कुछ बताइए। वही है कि जो कुछ मैंने सीखा थोड़ा बहुत, मैं चाहती हूँ कि बच्चा अगर सीख सके बचपन में ही तो वो कितना आगे जा पाएगा। वो सोच को लेके, और जो कुछ मैंने सर्न में सीखा वो आके मैं यहाँ बच्चों से, जैसे आज हमने किया, उसी तरह से मैं हमेशा जाके अपने आस पड़ोस के बच्चों में, आस पड़ोस के स्कूल्स में, आस पड़ोस के इंस्टीट्यूशंस में जाके मैं हमेशा बात करती रहती हूँ कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, क्या क्या साइंस में आगे हो रही है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं। तो वो सब करते करते मुझे लगा कि जैसे आपने हिग्स बोसॉन का बोला कि एकमात्र इंडियन, ऐसा है नहीं। इंडियंस बहुत है इंडिया में जो काम कर रहे हैं। इंदौर में हैं जिन्होंने एक्सेलरेटर के पीसेस बनाए हैं, और टाटा इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं बहुत सारी, 20 एक इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया में जो काम कर रहे हैं, सर्न में कोलैबोरेशन कर रहे हैं। तो मैं थी अकेली सर्न में, लेकिन अपने कंट्री में भी लोग काम कर रहे थे। तो ये जो कोलैबोरेशन था उसके बेसिस पर जब नोबेल प्राइज मिली तो इतना शोर मचा नोबेल प्राइज का। मेरे दिल में यही आया ना कि हमारे कंट्री में भी तो लोगों ने काम किया है इसके ऊपर, सो उनको भी कुछ श्रेय मिलना चाहिए, चाहे वो 1/5000 ही हो या 1/10,000 भी हो, लेकिन श्रेय कहीं तो मिलना चाहिए। तो ये सोच के मैंने एक किताब लिखी थी, नोबेल ड्रीम्स ऑफ इंडिया, पहली वाली, जिसमें कि जो नोबेल प्राइज मिली है नॉट ओनली इन फिजिक्स, बायोलॉजी, मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एज वेल, तो जितने भी नोबेल प्राइजेस मिले हैं पिछले 20 सालों में उस फील्ड में, जैसे कि हिग्स बोसॉन का तो मैंने जिया है ना, वो जो वक्त था मैंने जिया था उसको, तो मुझे लगा कि वो शेयर करना चाहिए। उसी तरह से हर एक नोबेल प्राइज का फिर मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, और हर एक नोबेल प्राइज का पिछले 20 सालों में साइंस, द पर्सन हु गॉट द नोबेल प्राइज, इंडिया में कौन साइंटिस्ट उस फील्ड में काम कर रहे हैं, और उनके काम के बारे में और उनके जीवन के बारे में।
तो इस तरह से उसको आम बच्चे के पास लेकर आना और आम भाषा में लिखना, जिससे कि माता पिता भी पढ़ पाएं किताब को और सोचे कि देखो मेरा बच्चा अगर बायोकेमिस्ट्री कर रहा है तो ये ऐसा ही नहीं है कि अपने लैब में बैठ के टुक टुक कर रहे हैं, लेकिन इससे कितनी कितनी बड़ी चीजें और निकलती हैं समाज के लिए और देश के। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने हमें समय दिया और अपना मार्गदर्शन दिया। कड़ी मेहनत के साथ हम सफलता की किसी भी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। इसी सफलता के मूल मंत्र के साथ हम विदा लेंगे। थैंक यू।